हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो बड़े दिनों बाद, बहुत दिन से सोचते सोचते मैंने सोचा कि आज वीडियो रिकॉर्ड ही कर ली जाए। तो वेरी फर्स्ट थिंग कि कुछ शायद आपको बैकग्राउंड म्यूजिक आए या फिर कुछ आवाज़ आए, तो उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं अभी दिन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ और पीछे आवाज़ आती आती है। तो सबसे पहले आपको नमस्कार। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी जो शायद मिस ही हुई होगी आप लोगों से, कि इंडिया अचीव इट्स सेकेंड स्टेज क्रिटिकलिटी इन न्यूक्लियर एनर्जी। ये आई थॉट कि ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा जानना भी ज़रूरी है, प्लस इसका वो वाइड स्प्रेड कवरेज भी नहीं हुआ जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है या फिर इवन सोशल मीडिया भी, क्योंकि ये काम की चीज़ है और काम की चीज़ तो दिखाई नहीं जाती। तो आज इसके जितनी भी मुझे नॉलेज है, दो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो थोड़ा बहुत पढ़ा, इसके बारे में देखा और अभी कुछ वीडियोस के थ्रू देखे, उसके जो मुझे लगा कि हाँ, एक इसको क्रिस्प और सिंपल लैंग्वेज में लोगों को समझ में आ जाए कि ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है एज अ देश, कि हमने ये अचीव किया, वो भी इंडिजीनियसली किया, अपने खुद के रिसोर्सेज से करा, अपने खुद के टेक्नोलॉजी से थ्रू करा, किसी के बिना हेल्प के किया। तो ये बहुत ही एक रिमार्केबल जॉब अचीव किया हमने, जो दो इसमें अभी बहुत काम पेंडिंग है, बहुत टाइम लगा इसको करने में, बट फिर भी दैट इज अ रिमार्केबल जॉब। तो इसके बारे में हम कंप्लीट पढ़ेंगे, जो भी हमें पता है या फिर जो भी हमें समझ में आता है। बाकी आप लोगों को लगता है इसमें मैंने कहीं कुछ गलत बोला हो, क्योंकि ये साइंस है, प्योर साइंस है इसमें, और मैं वो साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ, थोड़ा बहुत बस जानते हैं, तो उसको आप मार्कआउट कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मैंने कोशिश करी है कि ऐसी कोई चीज़ ना हो, क्रॉस चेक करके ही करिए। तो लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली न्यूज़ क्या थी कि इंडिया अचीव्ड इट्स न्यूक्लियर क्रिटिकलिटी इन सेकेंड स्टेज। मतलब कि एक्चुअली क्या है, हम अब जब हम न्यूक्लियर की बात करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में दो ही चीज आती है, एक न्यूक्लियर बॉम्ब, दूसरा हिरोशिमा और नागासाकी वाला वो न्यूक्लियर अटैक। और अभी हाल फिलहाल जो चल रहा है ईरान और यूएसए इजराइल वाला थ्री फ्रंट वॉर जो चल रहा है, उसमें भी हमें यही सबसे एक ही दिन से वो यूएस कह रहा है कि यूरेनियम इनरिचमेंट कर रहा है, यूरेनियम इनरिचमेंट कर रहा है, इसकी वजह से हमने किया। बट न्यूक्लियर एनर्जी का हम सिविलियन तरीके से, बहुत ही प्रॉपरली तरीके से, कंट्रोल्ड वे में उसका यूज करके, जो आज हमारी सबसे बड़ी समस्या है एनर्जी की, वो हम कैसे एक सस्टेन्ड और इन्वायरमेंट फ्रेंडली क्लीन एनर्जी बना सकते हैं, दैट इज अ प्राइम एग्जाम्पल न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू हम कर सकते हैं। सो बेसिकली हुआ क्या कि अब इंडिया ने एक प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर अपना, इसको क्रिटिकलिटी स्टेज पे अचीव कर लिया। अभी हम बात करेंगे क्रिटिकलिटी क्या होती है, फास्ट ब्रीडर क्या रिएक्शन होते हैं। तो इसकी वजह से हम अब उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि हम तीसरे स्टेज पे जा सके। अभी मैं बात करूंगा फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, तो ये कंप्लीट पिक्चर उसमें सामने आएगी। तो सबसे पहले ये चीज हुई कि ये जो न्यूज थी वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे मिस ही रह गई, ना कोई डिस्कशन हुआ। इवन अगर हम जो बात करें एक्स पे जो डिस्कशन होते हैं सोशल मीडिया पे, कुछ लोगों ने पोस्ट किया, नरेंद्र मोदी जी ने पोस्ट किया, कुछ एकेडमिशियन है जो थोड़ा सा लिमिटेड वो अचीव हुआ, बड़े बड़े न्यूज़पेपर उसमें एक दिन की हेडलाइन थी, उसके बाद इस पर कोई डिस्कशन हुआ ही नहीं। फिर इसका ये यूज क्या है कि अगर हमने ये अचीव किया तो इतनी बड़ी बात क्या है कि इसको डिस्कस ही किया जाए। तो बेसिकली यूज और इम्पोर्टेंस की मैं एक साथ ही मर्ज करके अगर बोलूं कि अभी भी हमारे देश में जो एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती होती है, एनर्जी इन द सेंस जो घर में आपके इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वो हम थर्मल पावर प्लांट बेसिस पे करते हैं। थर्मल पावर प्लांट या फिर थोड़ा कम है हाइड्रो पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में हम क्या करते हैं, हम कोल को हीट करते हैं, उससे स्टीम कन्वर्ट कराते हैं वाटर को, उसको टरबाइन पे फॉल कराते हैं और टरबाइन इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। या तो हम वाटर एक ऊपर लेवल से फॉल कराते हैं टरबाइन पे, जो रोटेट करती है और वो करता है। न्यूक्लियर एनर्जी क्या करती है, जो टरबाइन मूवमेंट का काम है ना, वो न्यूक्लियर एनर्जी न्यूक्लियर तरीके से, न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू करके, फ्यूजन और फ्यूजन के थ्रू एनर्जी जो बनता है उसका यूज करता है। तो इसमें अगर हम देखें, जब हम कोल यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, कार्बन एमिशन होता है, तो वो एक पॉइंट हो जाएगा। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात इसमें होती है कि अगर हम एनर्जी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने ट्रेडिशनल तरीके से, थर्मल पावर प्लांट या फिर हाइड्रो पावर प्लांट के बेसिस से, और एक नया आजकल हमारे पास चल रहा है वो
सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये तो दो इनका कैपेसिटी अच्छी है, बट अभी भी इनका डेवलपमेंट बहुत कम है। तो जो हमारी एनर्जी अभी भी इंडिया में आती है वो बहुत ज़्यादा थर्मल पावर प्लांट बेस्ड आती हुई है। एक हमारे पास कोल के रिजर्व नहीं है, दूसरा हम कोल इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, और तीसरा जो कोल जो हम बर्न करते हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल को पॉल्यूट करता है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है उनका, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो व्हाट एग्जैक्टली दिस, तो जो काम हम ये टरबाइन घुमाने वाला है ये हम इस प्रोसेस से कर रहे हैं वो न्यूक्लियर प्रोसेस से करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस ऑल दिस थ्री स्टेज, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, एंड गेटिंग इनटू द टेक्निकल टर्म्स, लेट्स स्टार्ट फर्स्ट एंड गो टू द हिस्ट्री एंड स्टार्ट कि हमने ये शुरू कहाँ से किया था। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत रिसेंट का कॉन्सेप्ट है, ये जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी उसके बाद से ही हमारे यहाँ बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हुए थे होमी जे भाभा, जो सबको पता है। उन्होंने उसी टाइम ये कॉन्सेप्टलाइज किया था कि हमें अपने जो न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोसेस है उसको 3 स्टेज में करना है। उसका 3 स्टेज करने का रीजन मैं अभी आगे आपके वीडियो में बताऊंगा कि 3 स्टेज करना ही क्यों था, क्यों ना हम फर्स्ट स्टेज से ही डायरेक्ट जो हम यूरेनियम यूज करके न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू एनर्जी बना ले, हमें थर्ड स्टेज जाने की जरूरत क्यों है इतना बड़ा। क्योंकि अभी तक इंडिजिनियसली इवन यूएस भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया 3 स्टेज में, यूके भी नहीं हो पाया, रशिया और चाइना कुछ हद तक सक्सेसफुल है, जो भी सेकेंड स्टेज उन्होंने भी पार कर रखा है, तो अभी थर्ड स्टेज पे सभी हैं। तो इसका रीजन क्या था, तो इन्होंने होमी जे बाबा ने वो 1957 में ही, और शायद एक थ्योरी ये भी निकल के आती है कि ये जो होमी जे बाबा का कॉन्सेप्ट था कि जिसकी वजह से हम 3 स्टेज में न्यूक्लियर पावर प्लांट के थ्रू यूज करके एनर्जी बनाएंगे, उसका थ्रेट की वजह से उनको शायद CIA ने मरवा दिया था। ये एक थ्योरी है, क्या सच है क्या है किसी को नहीं पता, बट एक थ्योरी थी कि हाँ ये न्यूक्लियर एनर्जी में बहुत ज्यादा काम कर रहे थे। और सोचिए आज ये 1957 1955 की बात है, उस टाइम में कॉन्सेप्टुलाइज हो चुका था। तो अब आते हैं वाई 3 स्टेज, जो क्वेश्चन आता है ना कि हम 3 स्टेज में क्यों करते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो हमारे एक स्टेज होता है फर्स्ट स्टेज, दूसरा उसके बाद सेकंड स्टेज, और तीसरा थर्ड स्टेज। इन तीनों स्टेजेस में हमें अलग अलग फ्यूल की जरूरत होती है। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई सा भी एटम हम यूज करके न्यूक्लियर एनर्जी बना पाए, कुछ ही एटम ऐसे हैं, कुछ भी मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं, एलिमेंट ऐसे हैं जिनको यूज करके हम न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर कंप्लायंट होते हैं, उनका होता है। तो बेसिकली आपने हमेशा एक टर्म सुना होगा यूरेनियम यूरेनियम यूरेनियम। तो जो बेसिक मटेरियल है न्यूक्लियर एनर्जी बनाने का, दोनों में इवन न्यूक्लियर एनर्जी या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब दोनों बनाने में जो यूज होता है वो होता है यूरेनियम। अब यूरेनियम जो यूज होता है वो होता है 233, बाकी जो यूरेनियम अवेलेबल है रॉ फॉर्म में वो होता है यूरेनियम 238। तो जिस 238 को 233 में कन्वर्ट करने को ही हम क्या बोलते हैं, यूरेनियम इनरिचमेंट। अभी आप हमेशा सुनते रहते होगे दैट यूएस इज अटैकिंग ईरान बिकॉज ईरान इज इन्वॉल्व इन यूरेनियम इनरिचमेंट एट अ मास स्केल। इसका मतलब यही होता है कि जो यूरेनियम 238 है उसको यूरेनियम 233 में कन्वर्ट करना है, और यही जो है वो न्यूक्लियर मटेरियल बन जाता है जो दोनों काम में यूज होता है। ठीक है, तो इंडिया के पास, हमारे पास यूरेनियम के रिजर्व बहुत ही कम है, मतलब जितना रिजर्व है हमारे पास वर्ल्ड में उसका लेस देन 1% ही हमारे पास है। तो अब यूरेनियम 238 से जब हम यूज करते थे तो प्लूटोनियम बनता है उस रिएक्शन में। बाकी जब थर्ड स्टेज पे हम पहुंचेंगे तो हमें जो थोरियम है ना, जो थोरियम बनेगा वो थोरियम यूज करके फिर से हम क्या बनाएंगे, उसमें यूरेनियम बना देंगे। तो जो थोरियम का रिजर्व है ना इंडिया के पास वो बहुत ज्यादा है, मतलब नियरली वर्ल्ड का 25% जो रिजर्व है वो थोरियम का इंडिया के पास है। तो होमी जे बाबा ने वो सोचा कि हमारे पास जो रिजर्व है उसमें से ही मैं ऐसा रिएक्शन करूं जिससे एक एनर्जी भी बने और उसके बाद यूरेनियम 233 भी बने। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। एक तो ये थी 3 स्टेज की हमें जरूरत क्यों थी, और उन्होंने कोई कॉन्सेप्ट, क्योंकि अगर हम यूरेनियम 238 233 पे रहते तो हम उस मास लेवल पे पहुंच ही नहीं पाते जिसमें हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है, जिस लेवल पे हम फुलफिल करना चाहते हैं वो फुलफिल कर पाए। इसीलिए हम स्टेज पे पहुंचे ताकि हम जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल थोरियम है उसका यूज करके हम
यूरेनियम बनाए और एक एनर्जी भी साथ साथ बनाए। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर। अब जो शुरू में सबसे बात आई थी, मैंने वो बताया था ना कि इन्होंने 1955 और 1957 में ये हुआ था, ये किया। फिर 1957 में इनको परमिशन मिल गई थी करने को। और वो शुरू में क्या हुआ कि हमारे साथ कनाडा और यूएस काम हमारा सपोर्ट कर रहा था स्टार्टिंग में 1957 1974 तक। लेकिन जैसे ही हमने ऑपरेशन पोखरण किया था, पोखरण याद है, जहां पे हमने न्यूक्लियर बॉम्ब अपना टेस्ट किया और अपने अपनों को 1974 में हमने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था। उसके बाद फिर वो दूसरा वाला, एक तो इंदिरा गांधी जी के टाइम हुआ था, दूसरा वो क्या बोलते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम हमने फुली उसको सक्सेसफुली थ्रू कर लिया था। तो उस 1974 के बाद यूएस और कनाडा ने हमको अबेंडन कर दिया, हमारा सपोर्ट देना बंद कर दिया, कि उन्होंने लगा कि ये भी एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बन जाएगी। तो वहां से क्या हुआ, हमारी चीजें थोड़ी सी डिग्रेड होती चली गई। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। बाकी अब आते हैं क्रिटिकलिटी का मतलब क्या होता है, व्हाट डज इज क्रिटिकलिटी मीन्स। अब क्रिटिकलिटी के लिए जगह ढूंढते हैं, हाँ यही बना लेते हैं जगह। क्रिटिकलिटी का मतलब ये होता है कि अगर मैं इस एक बात करूं कि ये है कोई एलिमेंट, ये एलिमेंट को हम तोड़ते हैं, ये कई एलिमेंट में बनता है, फिर ये आगे बढ़ता है और ये अपने आप को ही फ्यूल अप करता रहता है और एक कंट्रोल्ड वे में होता है। दो तरीका, एक न्यूक्लियर बॉम्ब होता है, एक न्यूक्लियर एनर्जी होती है। तो जो अनकंट्रोल्ड होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब, लेकिन जो कंट्रोल तरीके से होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। तो जब आप किसी एलिमेंट को जो न्यूक्लियर कंप्लायंट है उनको तोड़ के फ्यूजन करा के एक कंट्रोल तरीके में उसको आप कर पाते हो और वो सक्सेसफुल हो जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं कि हमने क्रिटिकलिटी अचीव कर ली। मतलब एक सस्टेनेबल हो गया, सेल्फ सस्टेनेबल हो गया, अपनी एनर्जी को खुद आगे वाले के लिए जो जरूरत है वो बनाता रहेगा और आप काम करते रहेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रिटिकलिटी। बहुत बड़ा टर्म नहीं है, डीप जाएंगे तो बहुत सारी चीजें, तो हमें उसकी जरूरत नहीं है, हमें तो बस इतना जानना है कि उसमें वो अपना काम एक तो सस्टेन तरीके से बिना किसी को हार्म किए एक क्लीन फ्यूल दे देगा। तो अब न्यूक्लियर के बारे में सबको पता है, न्यूक्लियर एक तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, एक न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। तो जो हम न्यूक्लियर बॉम्ब में और न्यूक्लियर एनर्जी में यूज करते हैं वो हम करते हैं फिजन। फिजन में क्या होता है, ये एक बड़ा, सपोज ये U-233 यूरेनियम 233। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, तो प्रोसेस से ब्रेक होगा। जब ये ब्रेक होगा तो अलग अलग और यूरेनियम में कन्वर्ट होगा, और जब ये टूटता है तो टूटते से ये बहुत एनर्जी जनरेट करता है। इसी एनर्जी को यूज करके फर्दर हम अपने ब्रीडर रिएक्शन लगाते हैं, प्रेशराइज हाई वाटर वाले वो लगाते हैं प्रोसेसेस में, उसमें ये एनर्जी यूज होती है, फिर ये इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट होता है टरबाइन पे घूम के। तो ये होता है फ्यूजन में। फ्यूजन में क्या होता है, दो होते हैं, इनको हम कंबाइन कराते हैं, एक बड़ा एलिमेंट बनता है, और इसमें जब कंबाइन कराते हैं तो उस टाइम एनर्जी रिलीज होती है। बट जो हमारा है न्यूक्लियर एनर्जी में जो हम यूज करते हैं वो न्यूक्लियर फ्यूजन यूज करते हैं। बेसिक ये कॉन्सेप्ट है, इतना जानने की बात नहीं। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज में। बेसिकली ये जो आपको पिक्चर दिख रही होगी, ये मैंने एक मैग्रो हिल की बुक है रवि अग्रवाल सर की, उसमें एग्जैक्ट ये पिक्चर दी हुई है। तो आई थॉट कि ये बहुत इजी तरीका है इसको समझाने के लिए कि क्या क्या है। तो अगर मैं इसको बड़ा कर दूं, हाँ इसमें चलेगी नहीं शायद, मेरी पेन से चल रही है, ओके ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि होता क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट स्टेज की बात करूं, तो पहला स्टेज ये तो हम पहले से करते आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं करते आए। इसमें क्या होता है कि एक नेचुरल यूरेनियम जो हमारे पास U-38 और U-33 यूज हो जाता है, यहाँ पे U-233 यूज होता है यहाँ पे, ठीक। अब ये क्या होता है, हम इसमें इम्ब्लेट करेंगे। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है, हैवी वाटर लगता है, DTO लगता है, ये सब टेक्निकल टर्म्स है, उतना हमें जाने की जरूरत नहीं। तो एक्चुअली क्या हुआ, हम ये यूरेनियम यहाँ से सप्लाई किया, ये यूरेनियम यहाँ पे प्रोसेस हुआ, फिर इसको कूल करेंगे क्योंकि बहुत एनर्जी निकल रही है, उस एनर्जी को कूल करने के और हीट हुआ, हीट होते ही वो जो स्टीम आया, उस स्टीम को हमने टरबाइन पे लगाया और ये टरबाइन के थ्रू हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। बट जो उसके बाद ये यूरेनियम इसके बाद टूटेगा तो हमारे पास दो चीजें बनेंगी इसमें, एक तो हमारा स्टीम बन गया,
जिसको हमने इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दी। दूसरा, एक बनेगा प्लूटोनियम, चेंज द कलर, एक बनेगा प्लूटोनियम, एक बनेगा डिप्लीटेड यूरेनियम। ये स्टेज जो पहली वाली स्टेज है ये हम ऑलरेडी कर चुके थे। अभी जो हमने अचीव किया, हमने ये अचीव किया। आप कि ये क्या होता था, ये हैवी वाटर के एक जो टेक्निक होती थी उसको बोलते थे प्रेशराइज हैवी वाटर। ये वाली टेक्निक हम यूज करते आए और ये हमारा अचीव हो गया, इसमें कोई इशू नहीं था। अब जब हम इसको आगे बढ़े तो सेकेंड स्टेज में आए। जब सेकेंड स्टेज में आए तो अब यही जो प्लूटोनियम था, इस प्लूटोनियम और डिप्लीटेड जो यूरेनियम था उसका यूज करेंगे, फिर हम यूरेनियम बनाएंगे और एनर्जी बनाएंगे। तो ये वाला जो स्टेज था ना, इंडिया ने वो स्टेज अचीव किया है कि अरे कहाँ कहाँ जाता रहता है, ठीक है। तो ये वाला स्टेज अचीव किया। अब देखो, जो हमने फर्स्ट स्टेज में प्लूटोनियम बनाया था उसका यूज करेंगे। दूसरा, हमारे पास जो ऑलरेडी अवेलेबल थोरियम है, मैंने बताया ना कि हम यूरेनियम ये वाले पे क्यों नहीं रिलाई कर सकते, क्योंकि हमारे पास यूरेनियम नहीं। इसका देखो, आपके पास जो मटेरियल लगेगा वो क्या लगेगा, वो तो यूरेनियम लगेगा, तो वो तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या यूज करें। अब जब हम इस थोरियम वाले स्टेज पे जब आ गए, इसका मतलब हमारे पास ये ऑलरेडी अवेलेबल है, हम इसका यूज करके फिर से बनाएंगे। तो यहाँ से प्लूटोनियम आया, सेम चीज। अब यहाँ पे इसको बोलते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। तो आपने जो न्यूज में सुना होगा अगर, तो आ रहा है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है, जो चीज अभी पहले बनी नहीं है, हमने एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसको एक कॉमर्शियल तरीके से डेवलप किया, और जब टेक्नोलॉजी बन गई है तो हम यूज करना बहुत आसान है, क्योंकि हम उसको फिर से री इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको बोलते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ब्रीडर का मतलब क्या होता है कि कोई चीज जब आप सप्लाई करो और वो ज्यादा प्रोड्यूस करे, उसको ब्रीडर बोलते हैं, अपनी एनर्जी खुद के लिए लेके आ जाए। तो प्लूटोनियम ऊपर वाले फर्स्ट स्टेज से हमारे पास आ ही रहा है। सेकेंड स्टेज में हमारे पास थोरियम ऑलरेडी अवेलेबल है, इसको हम इस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में डालेंगे। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर उसमें जो भी न्यूक्लियर फ्यूजन का काम है कंट्रोल्ड वे में वो करेगा, और उसके थ्रू वो फिर सेम वही प्रोसेस, इसकी वो क्या बोलते हैं एनर्जी यूज करके हम वाटर को कूल करेंगे, वाटर को हीट करेंगे। वाटर हीट होते ही वो स्टीम में कन्वर्ट होकर वो टरबाइन मूव कराएगा और इलेक्ट्रिसिटी बनती जाएगी, ठीक है। सबसे अच्छी बात। दूसरी बात, फिर यहाँ से जो कूल वाटर होगा वो हम ट्रांसफर कर लेंगे फिर से इसी में, कूल हॉट एक साथ चलता रहेगा। अब इस प्रोसेस में क्या होगा, दो चीज बनेगी। एक तो बनेगा हमारा यूरेनियम 233 और एक बनेगा प्लूटोनियम। तो जो एक तो हमने जब वो बनाया ना कि तोड़ा न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूजन किया तो अलग अलग एलिमेंट टूटे, तो जब टूटते हैं तो उनका एटॉमिक नंबर कम होगा ना, एटॉमिक नंबर कम होगा और तो अलग एलिमेंट बन जाएंगे। तो जो सेकेंड स्टेज में जो हम खुद प्रोड्यूस करेंगे, वो प्रोड्यूस करेंगे यूरेनियम 233, जो कि इनरिच्ड यूरेनियम होता है, जो न्यूक्लियर मटेरियल है। उसके साथ साथ हम यूज करेंगे प्लूटोनियम। इस जो यूरेनियम 233 हमारे पास आ गया और फिर प्लूटोनियम। तो जो सेकेंड स्टेज है, हम ये देखो जो हमारे पास ऊपर से प्लूटोनियम आ रहा था हम यूज ही कर रहे थे, अब प्लूटोनियम एक यहाँ भी बन रहा है तो यहाँ से भी यूज कर रहे हैं। तो ये होता है क्रिटिकलिटी, कि आप एक एलिमेंट यहाँ से सप्लाई कर रहे हो, दूसरा जो बना रहे हो वो भी इसी में यूज हो रहा है, और जो नहीं, जो एक और बन रहा है वो आगे वाले में यूज होगा। इसी को बोलते हैं हम क्रिटिकलिटी, कि आप अपने से ही एनर्जी बना भी रहे हो और ऐसा एलिमेंट भी बना रहे हो जिसमें आपको एनर्जी फ्यूचर में वो एलिमेंट फिर यूज हो जाएगा। तो यहाँ से यूरेनियम 233 हमारे पास आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी। तो जो ये वाला स्टेज है, इंडिया ने वो अभी अचीव कर लिया है कॉमर्शियली। तो मतलब अभी हम एक वो 500 गीगावाट का, मेगावाट या गीगावाट, मेगावाट होगा सर, तो वो 500 मेगावाट कहाँ हो गया, कहाँ हो गया का, तो ये अचीव कर लिया। तो यहां से अब ये हो गया। अब जब हमारे पास थोरियम से हम यूरेनियम बनाने लगे, थोरियम से यूरेनियम बनाने लगे तो हमारे लिए तो बहुत आसान हो गया, हमारे पास ऑलरेडी रिजर्व है, उसको हम यूरेनियम में कन्वर्ट कर देंगे। फिर आगे थर्ड स्टेज में एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर यूज करके हम फिर से एनर्जी बनाएंगे। जो हमारे पास इनरिच्ड यूरेनियम आया था सेकेंड स्टेज से, वही यूरेनियम यूज करेंगे, थोरियम यूज करेंगे, और फिर से हम ये प्रोसेस जो भी इसमें फ्यूजन फ्यूजन कराना है। और बाकी थर्ड स्टेज में भी हमारे पास जो एलिमेंट बाहर निकल के आएगा वो भी यूरेनियम 233 ही निकल के आएगा। तो ये था एक्चुअली कॉन्सेप्ट, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज। इसका अगर मैं एक नट सेल ड्रॉ करूं तो नट सेल में क्या हुआ,
हमारे पास थोरियम तो है नहीं, सॉरी यूरेनियम तो है नहीं, आजा भाई, वेयर इट इज, हमारे पास यूरेनियम नहीं है, बट हमें न्यूक्लियर एनर्जी बनानी है। तो हम क्या करें, हमारे पास थोरियम है, इस थोरियम को ही ऐसा हम यूज करें कि हम यूरेनियम 233 बना पाए, क्योंकि यूरेनियम 233 यूज का है और हमारे पास थोरियम बहुत ज्यादा अवेलेबल है मोनोजॉइड सॉइल में। ठीक, तो यही प्रोसेस हम एक स्टेज के थ्रू कर रहे हैं, जिसमें हमने देखा जो पहला स्टेज था हमने यूरेनियम को एज अ फ्यूल यूज किया, दूसरे में यूरेनियम के साथ इसी फर्स्ट स्टेज में हमारे पास प्लूटोनियम निकल के आया और हमने थोरियम यूज कर लिया। इस प्लूटोनियम और थोरियम के स्टेज के यूज करके हमारे साथ जो सेकंड स्टेज में एनर्जी के साथ जो चीज निकल के आई, हमारे पास निकल के आई यूरेनियम 233। यही तो हमें चाहिए होता है। तो एक तो हम एनर्जी भी बना रहे हैं और एक जो चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमें चाहिए, और उसके बाद फिर इसको यूज करके फिर हम एनर्जी बनाएंगे थोरियम के साथ, थर्ड स्टेज में यूरेनियम 233 का यूज करके प्लस थोरियम का यूज करके फिर यहाँ से जो इनरिच्ड मटेरियल निकलेगा वो 233 निकलेगा। तो आपको नहीं लगता कि एक ही साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, कि एक जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं वही मटेरियल फिर से प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मतलब एक तो कहने की बात ये कहा जाता है, अगर न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू आप एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी बनाने लगे तो लोग तो कहते हैं डिकेड्स तक सर्वाइवल है, और कुछ तो इवन सेंचुरीज भी क्लेम करते हैं कि आपकी एनर्जी नीड डिकेड और सेंचुरी तक आराम से मीट हो जाएगी। तो इंडिया एज अ डेवलपिंग कंट्री नीड एनर्जी, और वो एनर्जी हम न्यूक्लियर के थ्रू कर पाएंगे। जो ये बहुत ही लेट प्रोग्राम हुआ, क्योंकि हमने 2004 में सेकेंड स्टेज पे काम करना शुरू कर दिया था, लेट हुआ कोई इशू नहीं है, बट जो अचीव हुआ है दैट इज रियली बिग थिंग एट अ वर्ल्ड लेवल, बिकॉज टिल नाउ इंडिजीनियसली बिल्ट करना बहुत ही मुश्किल था, जो कि अभी इवन यूएस यूके डेवलप वर्ल्ड भी नहीं कर पाए, और उस लेवल पे उस कम पैसे में नहीं कर पाए। इंडिया स्पेंड 7,700 करोड़, लोग 15 मिलियन 12 मिलियन यूज करके भी अभी तक इस स्टेज को पार नहीं कर पाए हैं। So that is very big thing, and it needs appreciation, it needs understanding. So that's all.